हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब से चैनल विक्ट्री विजय में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की साइंस। 10th की साइंस के अंदर हम आपके चैप्टर फिजिक्स का पोर्शन शुरू करेंगे। फिजिक्स का पोर्शन के अंदर चैप्टर नंबर 12 नंबर चैप्टर का नाम है विद्युत। आपको पता हो आपकी 10वीं की साइंस के अंदर 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। स्टार्टिंग के जो 4-5 चैप्टर है वो है केमिस्ट्री से संबंधित, उसके बाद बायोलॉजी आती है यानी पौधों और जंतुओं से संबंधित, उसके बारे में शरीर के बारे में, मानव शरीर, पेड़ पौधों का शरीर, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, ये सब चीजें बायोलॉजी के अंदर आती है। इसके अलावा फिर आती है आपकी फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर प्रकाश, विद्युत, ये चैप्टर इसके अंदर आते हैं फिजिक्स के अंदर। और स्टार्टिंग में आपको मतलब रासायनिक, जैसे कोई भी तत्व ले लो, अभिक्रियाएं ले लो, अम्ल, क्षार, लवण, ये पार्ट आते हैं आपकी केमिस्ट्री में। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर विद्युत के बारे में हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत क्या होती है, और फिर अपन आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल सवाल भी पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है उस लेवल के अनुसार। और सबसे पहले अपन इसकी थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं। तो विद्युत क्या होती है समझने से पहले आप देखो, विद्युत को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कोई भी चीज जिसके अंदर विद्युत धारा, आप समझते हो ना, विद्युत धारा सुना होगा सबने, लाइट बोलते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, यानी विद्युत धारा की प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है। जैसे अपन बात करें चाल के लिए, अपन कोई भी कार की बात करें, जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई कार जा रही है, तो उसके अंदर चाल के अंदर अपन को पूछे इस चाल के अंदर मेन फैक्टर क्या है, तो चाल के अंदर अपन को दूरी पता होना चाहिए। मतलब बिना दूरी के अपन चाल की बात नहीं कर सकते ना, इम्पॉसिबल है। तो सेम ऐसे ही विद्युत धारा की प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है। कब कहेंगे किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। तो विद्युत धारा के लिए मतलब कभी भी किसी चालक धातु या किसी चालक तार को धातु के होगा बेसिकली बना हुआ, तो किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी है आयन। क्या होते हैं? आयन हो सकते हैं, जिसमें आयन इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी क्या एक तरह से आयन है। और विद्युत अपघट्य, जैसे आप धनायन और ऋणायन ये भी सुना होगा, आवेश भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। वो निर्भर करता है आप किसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह कराना चाहते हो। अगर हम बात करें धातुओं की, धातु कॉपर है, सिल्वर वगैरह, ये सब धातु क्या है, तो अपन जो दैनिक जीवन में अपन देखते हैं हमारे घर तक जिस विद्युत जीएसएस से लाइट जिस तारों के द्वारा आती है वो धातु की बनी होती है। तो इन धातु के अंदर जो मुख्य रूप से धारा आती है उसके प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन है? आवेश है। आवेश में कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये है विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहो चाहे आवेश कहो एक ही बात है। इलेक्ट्रॉन कैसे? ऋण आवेश है, यानी कि तो विद्युत धारा की प्रवाह के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अगर किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब है उसके अंदर डेफिनेटली कहीं न कहीं आवेशों का प्रवाह हो रहा है। लेकिन अगर ये कब होगा आवेशों का प्रवाह? वैसे तो आपने देखा होगा कॉपर का वायर पड़ा है, उसके कोई बैटरी लगी नहीं है या विभवांतर कोई आरोपित नहीं किया गया। विभवांतर आरोपित करने का मतलब ये है किसी भी चालक तार या किसी भी धात्विक चालक के दोनों सिरों को अगर किसी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो उसके अंदर अब क्या होगा? आवेश तो पहले ही थे, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही है। जब आप किसी भी कॉपर की तार ले लो, वो चाहे किसी बैटरी से नहीं जुड़ी है, उस टाइम भी उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति हो रही है। अनियमित गति के कारण विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आवेशों की एक निश्चित दिशा में गति होना जरूरी है। और देखो ऐसे तो अपन देखते हैं हर कोई धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोहे की धातु ले लो, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं। लेकिन आप देखना कभी कोई लोहे की वस्तु पड़ी है, लोहे की छड़ उठा लो, उसके अंदर करंट नहीं आता है ना। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब तक किसी धातु को या धात्विक तार को किसी बैटरी से या विद्युत स्रोत से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक उसके अंदर आवेशों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं होगा। अर्थात जब तक आवेशों का प्रवाह एक निश्चित दिशा में नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता। तो देखो विद्युत धारा के प्रवाह के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है? आवेशों का होना जरूरी। आवेश तो होगा लेकिन आवेशों की गति जरूरी है। आवेशों की गति एक निश्चित दिशा में होगी तो हम क्या बोलते हैं कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। और तो देखो आप समझते हैं विद्युत के अंदर हमको यही पढ़ना है, मेन तो क्या पढ़ना है? विद्युत धारा। विद्युत का मतलब क्या है? विद्युत एक एनर्जी यानी ऊर्जा है। और विद्युत धारा, तो विद्युत धारा क्या है? मैंने बोला विद्युत धारा के लिए सबसे उत्तरदायी कारक है आवेश।
तो अपन ने जैसे बताया, मैंने चार्ज की लिए उत्तरदायी क्या है, अपन कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, या फिर ऐसे बोल दे कोई कार है 50 किलोमीटर पर ओवर की स्पीड से जा रही है। तो हमने क्या बोला, यानी कि एक कार, मान लीजिए हमने क्या एग्जांपल लिया, कार की गति के अंदर क्या है, उस कार की हम बता रहे हैं 1 घंटे के अंदर कितनी जा रही है, 50 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि एक निश्चित समय के अंदर जितनी दूरी तय की जा रही है वो कहलाती है चाल। यानी कि दूरी के प्रवाह की दर, मतलब किसी भी संख्या के अंदर अगर समय का भाग लगाएंगे तो वो दर बन जाएगी। अगर अपन मैं बोलूं कि यानी कि दूरी के प्रवाह की दर, अगर दूरी तय करने की दर, चलने की दर, यानी कि दूरी तय करने की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो अब इससे लिंक करके अपन को आसानी से समझ में आ जाएगा विद्युत धारा क्या होगी। विद्युत धारा भी किसी की प्रवाह की दर होगी। बोलो किसका प्रवाह होगा, मैंने अभी क्या बोला था, आवेशों का एक निश्चित दिशा में प्रवाह होना क्या है, विद्युत धारा। तो देखो विद्युत धारा की परिभाषा से हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। विद्युत धारा की डेफिनेशन सुनो ध्यान से, आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। यानी कि इकाई समय में या फिर ऐसे बोलो एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है, विद्युत धारा। यानी कि अगर हम ऐसे ध्यान दें किसी चालक के अंदर कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लीजिए 1 सेकंड के अंदर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसमें कितनी धारा बह रही है। मैंने क्या बोला, आवेश के प्रवाह की दर। प्रवाह की दर का मतलब होता है, देखो ध्यान से बोर्ड पे देखो, विद्युत का मैंने क्या बोला, विद्युत धारा। विद्युत धारा होती है, देखो विद्युत धारा को हम इंग्लिश की कैपिटल लेटर आई से लिख सकते हैं। तो विद्युत धारा को मैंने समझाने से पहले एक चीज बताई कि मेन चीज क्या है, आवेशों का प्रवाह होना जरूरी है, और आवेशों का प्रवाह होगा तो कुछ न कुछ समय जरूर लगेगा। यानी कि आवेशों के प्रवाह में जितना समय लग रहा है, यानी आवेश प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश ऊपर लिखो, किसी की भी दर याद करनी हो तो समय का भाग लगाते हैं। क्या बोल रहा हूं, विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर में आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश के अंदर किसका भाग लगेगा, बोलो समय का। तो आवेश बटा समय क्या कहलाएगी, विद्युत धारा। अब देखो आपको ये सूत्र भी याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल परिभाषा अगर याद है और उसका एप्लीकेशन यानी उसको अप्लाई करना आपको आता है तो आप सिंपल से परिभाषा से फॉर्मूला बना सकते हैं। क्या होती है विद्युत धारा, परिभाषा बताना जरा। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर मतलब कभी भी दर ज्ञात करनी हो तो समय का भाग लगाओ। किसकी दर ज्ञात कर रहे हैं, आवेश, तो आवेश के अंदर समय का भाग लगा दो, क्या मिल जाएगी, विद्युत धारा। और आवेश को अगर हम शॉर्टकट फॉर्म में लिखना चाहें तो आवेश को लिखते हैं क्यू से। कैपिटल क्यू को बोलते हैं आवेश से रिप्रेजेंट किया जाएगा। यानी आवेश को अगर मैं क्यू लिख दूं और समय को टाइम टी आई टाइम से टी ले लिया तो क्यू अपॉन टी ऐसे भी लिख सकते हो। यानी विद्युत धारा को अगर मैं आई से नोट करूं और आवेश को क्यू से करूं, टाइम को टी से करूं, तो विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन जाता है, बोलो डेफिनेशन से ये फॉर्मूला आया, आवेश प्रवाह की दर। ये आवेश प्रवाह की दर यानी समय का भाग लगाओ, किसका प्रवाह की दर हो रही है, आवेश के प्रवाह की दर, यानी आवेश के अंदर समय का भाग लगा दो। भाग लगाने का मतलब नीचे लिखते हैं ना, हर में अंश बटा हर, यानी कि आवेश के अंदर किसका भाग लगाना है, समय का। तो क्या बन गया, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन T। Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय। ये ध्यान रखें इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीज दी हुई, एक तो आपको विद्युत धारा, एक आवेश और एक समय। तो कभी भी न्यूमेरिकल सवाल करते समय इन तीनों में से 2 चीज आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी यानी दी होगी, और तीसरी चीज अननोन होगी जो आपको पूछेगा अगला एग्जामिनर। तो क्या पूछेगा, या तो विद्युत धारा पूछ सकता है या आवेश पूछेगा। तो सवाल करते समय ध्यान रहे सवाल के अंदर हमेशा विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक रखना है, समय को भी ऐसा ही मात्रक सेकंड में रखना है, और कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। मेरे कहने का अर्थ ये है कि कभी भी न्यूमेरिकल्स यानी गणितीय सवाल ऐसा फिजिक्स का करते समय जिसके अंदर 2 चीज दी हो, तीसरी पूछ रहा हो, तो उसके अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, सभी क्वांटिटी, सभी राशि, भौतिक राशियों को ऐसा ही मात्रक में रखना पड़ेगा। धारा का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। देखो कैसे आता है, मैंने क्या बोला, Q अपॉन T क्या होता है, करंट होता है, करंट यानी धारा। तो कूलम, अब देखो आवेश का मात्रक मैं लिख रहा हूं, यहां ऐसा ही मात्रक लिखते हैं, आवेश का मात्रक होता है कूलम। कूलम से सीधे लिया
कूलाम नाम के वैज्ञानिक के जिसने आवेश के बारे में सर्वप्रथम हमें अच्छे से बताया था, उसके नाम पे आवेश का मात्रक रख दिया कूलाम। और समय का अस्थायी मात्रक क्या होता है? सेकंड। कूलाम बटे सेकंड को क्या बोलोगे? बोलो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा का मात्रक बता सकते हो कूलाम पर सेकंड, बटा को ऐसे बोल सकते हैं कूलाम पर सेकंड। या फिर कूलाम पर सेकंड का एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे एम्पियर। एम्पियर के नाम पर, जिसने विद्युत धारा के बारे में सर्वप्रथम अच्छे से व्याख्या की थी, उसके नाम पर हम मात्रक रख सकते हैं विद्युत धारा का एम्पियर। यानी कि एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक सवाल के अंदर क्या मिलेगा? एम्पियर। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक ने जिसने जिस धारा के बारे में बताया था, इसके नाम के आधार पर हमने विद्युत धारा का एम्पियर लिख दिया। और एम्पियर का ए ले लो तो हम ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसका? विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर का ए लिख सकते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले को रीअरेंज कर सकते हो आप आराम से, मतलब इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर पूछा जाए इसके अंदर आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो आवेश का ज्ञात करने के लिए क्या करोगे? बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? विद्युत धारा इस साइड पड़ी है, अपन को आवेश ज्ञात करना है, तो जो भी राशि अज्ञात है जिसको एक साइड कर लो। मतलब जैसे क्या मान लीजिए आवेश ज्ञात करना चाहते हैं, तो आवेश को एक साइड ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। q * 1 कुछ नहीं है, नीचे 1 मान लो, तो q * 1 क्या होता है? q = I * t। क्योंकि q को इस साइड ले आए क्रॉस मल्टीप्लाई से, वज्र गुणा करने पर q बराबर क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो I * t। तो q बराबर आ गया IT। ये फॉर्मूला याद करना। याद ये भी नहीं करना है, आपको याद रखना है केवल और केवल ये परिभाषा विद्युत धारा की। फिर आप अपने आप इस सूत्र को निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि विद्युत धारा की डेफिनेशन आपको अगर आ रही है, अच्छे से समझ में आई हुई है, तो आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत भी नहीं है। आगे देखो, अपन एक एग्जांपल करते हैं इस फॉर्मूले के आधार पर। देखो एग्जांपल आपकी बुक 12.1 एग्जांपल है, एनसीईआरटी 10th एनसीईआरटी का ये 12.1 एग्जांपल है, जिसके अंदर आपको सवाल के अंदर बोला गया है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में विद्युत धारा I का मतलब विद्युत धारा 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर क्या करंट दिया हुआ है? करंट यानी विद्युत धारा। और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। ये धारा कितने समय में प्रवाहित हो रही है? 10 मिनट के अंदर प्रवाहित हो रही है। अपन को पूछ रहा है बताओ कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश का परिमाण ज्ञात करना है, यानी कि आवेश का मान बताना है। आवेश का मान कैसे बताओगे? बोलो सिंपल सा फंडा है, आपको बताया हुआ है। क्या है? बोलो विद्युत धारा की परिभाषा याद होनी चाहिए। बस जिसको विद्युत धारा की परिभाषा याद है वो आराम से बता देगा। बोलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। विद्युत धारा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? बोलो विद्युत धारा I बराबर क्या बोला था? Q/T। बोलो Q/T। अब यहाँ तेरे को क्या दिया हुआ है सवाल में? देख I दिया हुआ है, T भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या बोला था? T को किस में लेना है? T मतलब समय। समय को हमेशा ऐसा ही मात्रक में लेना है, सेकंड में। लेकिन सवाल में किस में दिया? बोलो समय को मिनट में दिया है, तो समय को सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो समय को सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे? मिनट में दिया, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 से गुणा कर दोगे तो समय आ जाएगा इसमें सेकंड में। और विद्युत धारा का मात्रक देख लो क्या दिया है? विद्युत धारा का मात्रक पहले से ऐसा ही मात्रक दिया हुआ है, एम्पियर। ये का मतलब एम्पियर। तो इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखो। I का मान कितना? 0.5 एम्पियर लिख दो। आवेश कितना? आवेश का मान ज्ञात करना है, आवेश पता नहीं है, तो आवेश की जगह आवेश लिख दो Q। समय कितना दिया? बोलो समय दिया है आपको कितना? बताओ समय दिया हुआ है आपको 10 मिनट दिया है, लेकिन समय मिनट में नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि विद्युत धारा एम्पियर में दी हुई है और आवेश अपन को ऐसा ही मात्रक कूलम में ज्ञात करना है, तो हमारे को समय भी ऐसा ही मात्रक, समय का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो समय को भी किसमें रखना पड़ेगा? बोलो सेकंड में। तो समय को रखो सेकंड में। 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 गुणा 60। तो कर लो। अब इतनी, अब क्या है, फिजिक्स है भी नहीं कुछ, यहाँ पर साइंस लग ही नहीं रही है, आपको सिंपल गणित है, मैथमेटिक्स जिसको आती है आराम से कर सकते हैं। अब देखो 0.5 नीचे 1 मान लेते हैं ऐसे हल सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आपको Q याद करना है तो Q को 1 साइड करो, यानी जिस राशि को ज्ञात करना होता है उसको एक साइड कर लो, बाकी वाली को एक साइड कर लो। तो इस साइड देखो Q को मैं Q * 1 यानी Q बराबर इसको और इसको आपस में गुणा करो 10 * 60 * 0.5। बताओ 10 * 60, ये तो समय है सेकंड में, और ये 0.5 क्या है? बोलो 0.5 एम्पियर है।
यानी सेकंड गुना एंपियर। अब इसको सॉल्व करो गणित को। आपको पता है 10 × 60 600, 60 × 10 यानी 600 गुणा 0.5, ये कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 कूलम। कैसे आया? 600 गुणा पॉइंट यानी 600 गुणा 5, 6 पंजे 30, 3000 आना चाहिए, लेकिन एक पॉइंट है इसीलिए कितना करना पड़ेगा? एक पॉइंट को हटाओगे तो 300 कूलम आ जाएगा। इसको देखो अपन ऊपर अच्छे से कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया आपको, I बराबर Q/T। दोबारा समझो अच्छे से। विद्युत धारा मेरे को दी हुई है, बता कितनी है? विद्युत धारा की जगह लिखते 0.5। आवेश कितना दिया है पता नहीं है, तो आवेश का Q का Q लिखते वैसा का वैसा। समय दिया हुआ है, लेकिन किस में दिया है? मिनट में दिया है। किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। मिनट को सेकंड में क्यों बदला? क्योंकि अपन को आवेश का मान ऐसा ही मात्रक में ज्ञात करना होता है हमेशा। तो समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड होता है, तो समय को सेकंड में लिखो। 10 मिनट दिया है, मिनट को सेकंड में बदलो। क्या करना पड़ेगा? 60 से गुणा कर लो। तो इसको करो 60 से गुणा, कर लिया। अब बताओ इसमें कोई समस्या? सिर्फ और सिर्फ गणित लगानी है, इसको गुणा भाग करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। Q को एक साइड ले आओ, Q बराबर क्या आएगा बोलो? यहाँ नीचे कुछ नहीं ऊपर मान सकते हैं। तो अब देखो Q × 1 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई यानी वजन गुणा कर लो। Q गुणा 1, Q गुणा 1 Q हो जाएगा। अच्छा इसको गुणा करो इस साइड, 10 × 60, 10 गुणा 60 गुणा 0.5। अब इसको गुणा करोगे, देखो 10 गुणा 60 ये क्या है? सेकंड है, समय है, और 0.5 का एंपियर है, यानी सेकंड गुणा एंपियर। सेकंड गुणा एंपियर आएगा, देखो कैसे आएगा? 10 × 60, ये तो समय है सेकंड में, गुणा 0.5 एंपियर। ये दोनों का ऐसा ही मात्रक बदल गया, समय को सेकंड में, धारा को एंपियर में। और एंपियर गुणा सेकंड क्या होता है? कूलम कहलाता है। और इसको गुणा करोगे तो उसका कितना आएगा? सिंपल देखो, 60 × 10 600 × 0.5 यानी 300 कूलम। तो यहाँ से आवेश आ जाएगा 300 कूलम। इसको गुणा करो, कूलम किसे बोलते हैं? एंपियर गुणा सेकंड को, इसका मान होता है कूलम। तो बोलो ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सी परिभाषा याद होनी चाहिए करंट की, यानी धारा। आगे देखो, आगे समझाते हैं आपको विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत धारा क्लियर है? विद्युत धारा के बाद अपन को दैनिक जीवन में तो अपन ऐसे विद्युत परिपथ मतलब अपन को समझने के लिए बनाना पड़ता है। अपने डेली लाइफ के अंदर तो ऐसा विद्युत परिपथ कहीं नहीं मिलेगा। अपन देखते हैं विद्युत, हमारे घर तक विद्युत सप्लाई किसी पोल के द्वारा, तारों के द्वारा पहुंचती है, पोल की मदद से, और विद्युत तारें होती है। फिर अपने घर के अंदर विद्युत की सप्लाई होती है, और अपनी डिमांड के अनुसार हम विद्युत को काम में ले लेते हैं, या तो पंखा लगा देते हैं, हीटर लगा देते हैं। तो ये सब विद्युत की अपने जो उपयोग आ रही है उसको। लेकिन अगर अपने आप बोर्ड पे बनाना चाहे तो ऐसे तो बना नहीं सकते, पंखे अलग अलग चीज नहीं बना सकते, बल्ब नहीं बना सकते, मतलब बल्ब ऐसे नहीं बता सकते ये बल्ब लगा दिया, ये वो लगा दी, ट्यूबलाइट लगा दी। तो हम इसको आराम से एक परिपथ, उसका एक निरूपण करने के लिए एक चित्र बना सकते हैं। तो एक वायर ले लिया मैंने, देखो एक वायर ले लिया, ये मान लीजिए वायर है, कोई कॉपर का तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हम हमेशा बताते आए हैं। तो विद्युत धारा ये यानी कि कॉपर का वायर ले लिया, और धारा उत्पन्न करने के लिए मैंने क्या बोला? या तो बैटरी लगा दो, बैटरी क्या करेगी? विभवांतर उत्पन्न करेगी, यानी किसी तार को किसी बैटरी यानी विद्युत स्रोत से जोड़ना। बैटरी विद्युत स्रोत है, तो धारा उत्पन्न करने के लिए क्या है? किसी भी धातु के तार को विद्युत स्रोत से जोड़ना पड़ेगा। बिना विद्युत स्रोत के जोड़ोगे तो हमेशा अपन के ये पड़े रहते हैं, लोहे की वस्तुएं पड़ी रहती है, लोहे का तार पड़ा है, उसमें करंट नहीं आता है ना। उसमें क्यों नहीं आता है बोलो? कॉपर के, तांबे के तार बहुत पड़े रहते हैं, उसको हाथ लगाने पर करंट नहीं आता है। लेकिन जब अपन इसको किसी लाइट के वायर से, जो कि जीएसएस से सप्लाई आ रही है, जीएसएस क्या है? विद्युत का स्रोत है, वहां से उस तार को टच किया जाए, जहां से सप्लाई आ रही है, अपने घर के अंदर सप्लाई आ रही है, उस तार को अगर कॉपर के तार से टच कराओगे और हाथ में पकड़ोगे तो करंट आ जाएगा। लेकिन बिना किसी के अकेली तार को हाथ में पकड़ोगे तो करंट नहीं आएगा। ऐसे ही लोहे की तार देख लो, हमेशा काम में लेते हो, नहीं आता है करंट। लेकिन लोहे की छड़ को देखना, किसी विद्युत सप्लाई की लाइन से जो तार आ रही है घर पे, उससे टच करा के देखना, करंट आ जाएगा। क्यों आ रहा है? यानी विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी है? आवेश का प्रवाह जरूरी है। आवेश का प्रवाह कब होगा? आवेश का प्रवाह तब होगा जब किसी भी चालक को किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा, बैटरी से या किसी विद्युत स्रोत से। बैटरी क्या काम करती है? बैटरी ऐसे समझो, बैटरी मतलब एक बहुत सारे सेलों का समूह होती है। बैटरी का कार्य होता है मतलब विभवांतर उत्पन्न करना। किसी भी बैटरी का कार्य क्या है? विभवांतर उत्पन्न करेंगे। अपन आगे पढ़ेंगे विभवांतर क्या होता है, ये कैसे आता है।
तो अपन को विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या चाहिए, कोई विद्युत का स्रोत चाहिए। हमने यहाँ स्रोत क्या लिया है, बैटरी ले ली, एक बैटरी ले ली, एक बैटरी और अपन स्विच लगे देखते हैं अपने घरों के अंदर। बैटरी के पास में एक स्विच लगा दिया, की लगा दी कुंजी, और इसके अंदर अब एक लाइन से बल्ब लगा दिया, बल्ब को जोड़ दिया। इस बल्ब को जोड़ेंगे इस तार से तो क्या बोलो, विद्युत का प्रवाह होगा कि नहीं होगा, विद्युत का प्रवाह होगा। फिर क्या होगा, विद्युत का प्रवाह होगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, डेफिनेटली जलेगा। क्यों, क्योंकि विद्युत धारा का अगर प्रवाह होगा किसी बल्ब के अंदर तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, बोलो बल्ब जलने लगेगा। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये क्या है, धात्विक तार है। इस तार के अंदर हमने क्या कर दिया, एक बैटरी जोड़ दी, यानी कि विद्युत का स्रोत जोड़ दिया, विद्युत का स्रोत जोड़ा है यानी विद्युत स्रोत जोड़ दिया मतलब विभवांतर पैदा कर दिया, विभवांतर पैदा कर दिया। इसका अर्थ ये हो कि आवेश को एक निश्चित प्रवाह की दिशा में आवेश प्रवाह करना शुरू कर दिया और इसका मतलब करंट कहना शुरू हो जाएगी। तो देखो ये विद्युत का तार है, इसके अंदर बैटरी जोड़ी, ये वायर जोड़ दिया, ये तांबे का तार मान सकते हैं। इसके अंदर विद्युत धारा को I से बदल दिया, I प्रवाहित हो रही है, ये विद्युत बल्ब है। इसके अंदर जैसे ही कुंजी चालू करेंगे तो दोनों वायर आपस में टच होंगे यानी कि करंट शुरू हो जाएगा बहना। और ये एमीटर क्या होता है, ये विद्युत धारा को मापेगा, कितनी धारा बह रही है, जैसे 2 एंपियर, 3 एंपियर, 4 एंपियर। तो एमीटर क्या होता है, एमीटर मतलब हमें ये बताता है, आपने देखा होगा अपने ट्यूबवेल पे भी जो अपने कृषि कनेक्शन होते हैं उसके ऊपर एक ऐसी घड़ी सी लगी हुई है कि नहीं है एंपियर, उसके अंदर बड़ा सा लिखा है ए, वहां कितनी धारा आती है बोलो, काफी ज्यादा धारा आती है ना। जैसे अपने घरों के अंदर जो 220 वोल्टेज आता है, 2 घड़ी लगी होती है आपके, मतलब 2 मीटर लगे होता है, एक V लिखा हुआ एक A लिखा हुआ। तो ए मीटर, ए का मतलब होता है एमीटर, किसी भी सर्किट यानी कि परिपथ के अंदर ये हमेशा सरणी क्रम में लगेगा। सरणी क्रम का मतलब क्या है, जो भी विद्युत जैसे अपने यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के सरणी क्रम के अंदर आपको लगाना पड़ेगा किसको, एमीटर को। तो ये एमीटर हमेशा किसी भी परिपथ के सरणी क्रम में लगाया जाएगा और किसका मापेगा, वोल्ट, विभवांतर को या धारा को। एमीटर, ए का नाम एम्पियर से, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। तो यहाँ से हम बता सकते हैं एमीटर किसको मापेगा, एमीटर विद्युत धारा को मापेगा। तो देखो किसी भी परिपथ के अंदर हमने लगा दिया, ये क्या एमीटर लगाया, ये विद्युत धारा का मान बता देगा। और इस प्रकार हम किसी भी परिपथ के अंदर धारा का मान बता सकते हैं। और बैटरी दी होगी तो उसकी कुछ वोल्टेज दी होगी यानी कुछ विभवांतर उत्पन्न करेगी, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। इसके आगे का डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।